नोट कर रहे हो ना? उसके बाद दोबारा मीटिंग ज्वाइन करना। बाल को नोट कर रहे हो? यस मैम। सॉरी। So Newland's law of octaves is, this law was given by जॉन न्यूलैंड। ठीक है, कई कई बुक्स में इसको ऐसे भी आता है, इट्स अप टू यू आपने क्या लिखना है। ठीक है, in 1866 year. So at that time, उस समय सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही नोन थे। एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वर नोन ओनली। So he started with the lowest atomic mass. तो सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास किसका होता है? दैट इज हाइड्रोजन एंड एट थोरियम whose number is 56. So it is that thorium was 56 element at that time and हाइड्रोजन से स्टार्ट किया। नाउ द थिंग इज दैट ये जो हमारे जॉन न्यूलैंड थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इन्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। ही कंपेयर दिस ट्रेंड ऑफ द properties of the elements with the notes of music। जो सारे गामा नोट्स होते हैं, with the notes of music। so जिस तरीके से नोट्स आपस में बाद में रिपीट होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने बोला। he stated that if the elements are arranged in the order of increasing atomic mass, then every eighth element will possess the similar properties to that of first element। तो हर आठवां, जैसे सुर होते हैं, नोट्स होते हैं, जिस तरीके से नोट्स वापस रिपीट होते हैं, इसी तरीके से उन्होंने बोला कि हर आठवां एलिमेंट जो है वो बिल्कुल उसी तरह की सिमिलर प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगा टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। दैट मीन्स फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी, सो दे कैन बी क्लासिफाइड इन वन ग्रुप। दिस was Newland's law of octaves।
बट इट वॉज नॉट फुली एक्सेप्टेड, ये पूरी तरह से एक्सेप्टेड नहीं हुआ क्योंकि इसमें कुछ फ्लॉज थे, कुछ डिफेक्ट थे। तो व्हाट वर द ड्रॉबैक, अगर अभी मैंने बुक ये डाउनलोड नहीं किया ये चैप्टर, बट आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो यू कैन सी द टेबल ऑफ न्यूलैंड्स दैट यू कैन सी। आर यू हैविंग एनसीईआरटी बुक्स विद यू? आपके पास एनसीईआरटी है? सो आप उसमें न्यूलैंड वाला टेबल निकालेंगे जब, तो आप इजीली देखेंगे कि उसमें कहीं कहीं दो एलिमेंट एक साथ ग्रुपिंग में हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल एक साथ ग्रुपिंग में हैं, ठीक है। जबकि कोबाल्ट और निकल जो है वो आपस में कहीं से भी फ्लोरीन और क्लोरीन से रिजेंबल नहीं करते। तो इसी तरीके से बेटा कुछ एलिमेंट्स को फिट करने के लिए न्यूलैंड ने दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में पुट किया, एंड दैट वाज only not only one case, he did with many other elements also. So just he was fitting the elements to prove himself. तो उनका टेबल एक प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं था, there was defect. So although the attempts were made, लेकिन फिर भी ये था कि काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी बात को प्रूव किया, लेकिन हायर एलिमेंट्स के लिए 20 एलिमेंट्स के बाद उनका ये जो लॉ था ये एप्लीकेबल नहीं था, तो ये एक शॉर्ट कमिंग थी। So what there were three shortcoming about Newland law of octaves, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? limitations. So the limitations are asked in exam. shortcoming, drawbacks हम कहते हैं। जो हमारे पास इस समय पीरियोडिक टेबल है that was done by बोर एंड बरी, रेक्टिफाई किया था। उससे पहले 3-4 हमारे साइंटिस्ट ने हमारे पीरियोडिक टेबल बनाए और उसमें फिर बार बार अमेंडमेंट्स होती रही, बार बार चेंजेस होते रहे, तब जाके हमें अभी जो न्यू वन वाला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोर एंड बरी ने उसको रेक्टिफाई किया। और अगर अभी भी 2-3 एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए तो वो भी हमारा कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएगा, फिर हमें दोबारा से उसकी स्पेसिंग करनी पड़ेगी। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक? वन इज दिस लॉ was only applicable up to calcium only. That means it works with only lighter elements. Next was it was क्या कह रहे बेटा? at ओनली न्यूलैंड के टाइम तक 56 एलिमेंट्स थे। एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड। वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। बट अब तो हम देख रहे हैं हमारे पास कितने पता है, बट लेटर ऑन सेवरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। थर्ड, जैसा आपके पास टेबल में ही है, कोबाल्ट और निकल का ये एग्जाम्पल देकर आप बताएंगे। सम अनलाइक एलिमेंट्स were put in the same slot, एक ही कॉलम में, like cobalt and nickel, in order to fit some elements in his table. Okay, clear? Any doubt? Table.
मेंडलीफ ने जब अपना लॉ दिया अराउंड 1869, टिल देन 63 एलिमेंट, 56 से कितने और एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, वर डिस्कवर्ड। सो अब तक सबसे बड़ा जो एक ट्रेंड था, अब तक जो ट्रेंड फॉलो हो रहा था वो क्या था कि ऑल द एलिमेंट्स वर कंसंट्रेटिंग अबाउट द एटॉमिक मास। अब तक जो भी डिस्कवर कर रहे थे वो किसको डिस्कवर कर रहे थे, एटॉमिक मास तक डिस्कवर कर रहे थे। तो मेंडलीफ ने भी फिर क्या किया बेटा, ही ऑल्सो सजेस्टेड दिस, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट वन हु डिसाइड द प्रॉपर्टीज बाय प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इन्होंने बार बार क्या किया, प्रैक्टिकल किए, इन्होंने बार बार केमिकल रिएक्शंस करवाई बिटवीन द नोन एलिमेंट्स। ही टुक 63 कार्ड्स, उन्होंने 63 कार्ड्स लिए एंड फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए, एंड ही रिएक्ट द एलिमेंट्स विद मोस्टली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। एंड देन ही नोट डाउन द नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन द कार्ड्स। देन जो जो एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टीज, एक जैसे कंपाउंड्स बना रहे थे, ही पिन दोज कार्ड्स टुगेदर, उसने उन सब कार्ड्स को एक साथ पिन अप कर दिया। एंड देन जब सारे कार्ड्स पिन अप हो गए तो ऑफ कोर्स ही अरेंज द 63 एलिमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज कार्ड्स। जो कार्ड्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स एक साथ उन्होंने कैटेगराइज, उसके बिहाफ पर उन्होंने अपना एक टेबल बनाया एंड द बेस वाज अगेन एटॉमिक मास। लेटर ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आपका आएगा तब ये कंसेप्ट चेंज होगा। देन एटॉमिक नंबर विल बी कंसिडर्ड एज द मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? So he took 63 cards and wrote the name of each element and concentrated on the properties of the elements. So he made every element to react with hydrogen and oxygen to form hydrides and oxides, and wrote down the properties on the card। और हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कार्ड पर लिख देते थे। देन फिर क्या करते थे, ही पिन्ड द कार्ड्स टुगेदर with similar properties। सभी सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक साथ उन्होंने अरेंज कर दिया। Hence he arranged the periodic table in the order of increasing atomic mass। So it was also observed that there was also repetition of properties
after a fixed interval. He gave a law known as Mendeleev's periodic law, which states that the यही लाइन आएगी बेटा पीरियोडिक लॉ की, इसमें भी रिपीटिशन था. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic masses. Means atomic masses का जो भी इंटरवल है, जो बेस है, दैट इज एटॉमिक मास. और जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं बिकॉज देयर वाज अ कंटिन्यूस इक्वल रिपीटिशन अकॉर्डिंगली. जो भी रिपीटिशन था वो एटॉमिक मास पर था. लेकिन ये बाद में गलत हुआ जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आया, क्योंकि उसके बाद कई हमें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मिली कि कई एलिमेंट्स जो थे वाई दे वर क्लासिफाइड इन अदर ग्रुप्स. एग्जाम्पल, जब हम टेबल देखेंगे हम देखेंगे कुछ का एटॉमिक मास जो था वो कम था, लेकिन वो बाद में रखे गए, जबकि उन्होंने अपने लॉ में कहा था कि atomic mass will be increased, but later on it was observed that कोबाल्ट और निकल को जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कोबाल्ट इज हैविंग एटॉमिक मास ऑफ 58.93 एंड निकल इज हैविंग 58.71. सो निकल शुड प्लेस बिफोर कोबाल्ट, बट इन द टेबल ऑफ मेंडलीफ यू विल सी दैट निकल इज आफ्टर कोबाल्ट. सो व्हाई इट इज नॉट प्लेस्ड बिफोर कोबाल्ट? सो दिस वाज आल्सो द ड्रॉबैक. सो ऐसे और भी ड्रॉबैक थे कि ही डिडंट लेफ्ट गैप नहीं, he left gap for 3 elements and he predicted some undiscovered elements before their discovery. उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी पहले ही कर ली थी. ठीक है, उसके बाद नहीं, हाँ क्या कह रहा है जतिन, क्या कह रहा है बेटा? हाँ, लेकिन बेटा बीइंग द लोएस्ट एटॉमिक नंबर वो उसी पर ही रखा जाना चाहिए. ठीक है, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि वो अटैच नहीं है. ठीक है, ओके, क्लियर? हाँ, तो आप देखोगे हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अटैच नहीं, वो ऊपर ही से ही अलग है. और उसकी ड्यूअल प्रॉपर्टी है, ये भी हम पढ़ेंगे, वो 2 ग्रुप्स की तरह बिहेव करता है, इसे हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, इतना लिखो बेटा फटाफट.